सेंटा की जादुई टोपी। एक बार की बात है, सेंटा गांव-गांव जाकर क्रिसमस वाले महीने में सभी को अपने जादुई करतब दिखाता था। ये सब देखकर गांव के बच्चे बहुत खुश हुआ करते थे। सेंटा को अपना जादू दिखाना बहुत अच्छा लगता था। सब उसका जादू देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन सेंटा अपने जादुई टोपी लेकर गांव के बीच आ जाता है। सेंटा को देखकर सभी बच्चे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। सेंटा आ गया, सेंटा आ गया, अब हम जादू देखेंगे, सेंटा आ गया ये। हा 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 हा। बच्चों आओ जल्दी और घर से अपने छोटे भाई बहन को बुला कर ले आओ। आज मैं एक नया जादू लेकर आया हूँ। जल्दी जल्दी बच्चे अपने घर से खाने पीने का सामान और अपने छोटे भाई बहन और दोस्तों को लेकर वहां पर आ जाते हैं। सेंटा अपने जादुई टोपी से कई सारे जादू दिखाता है, जैसे टोपी के अंदर से कबूतर निकालना, टोपी के अंदर से बड़ा सा रुमाल निकालना। ये सब देखने के बाद बच्चे बहुत हंसते थे और तालियां बजाते थे। उसी गांव में एक अनाथ लड़की सुजैन रहती थी। वो भी सेंटा क्लॉज का जादू देखने के लिए वहां पर आई थी। सभी बच्चों में वो लड़की उदास दिखाई दे रही थी। जादू खत्म हो जाने के बाद जब सभी बच्चे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, तो सेंटा उस लड़की को अपने पास बुलाता है। लड़की, मैं बहुत बार देख चुका हूँ, तुम बहुत उदास रहती हो। क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा नाम सुजैन है और मैं यहाँ पास की झोपड़ी में रहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं लड़की, ये लो, ये खाने पीने का सामान अपने घर ले जाओ और जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इतना कहकर सेंटा वहाँ से चला जाता है। अगले साल पर क्रिसमस का त्योहार आता है और सेंटा गांव में बच्चों को खुश करने के लिए नई नई जादू दिखाता है। सेंटा अब बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो ज्यादा फुर्तीला नहीं था। सबको जादू दिखाने के बाद सेंटा कुछ बीमार हो जाता है। तभी वहाँ पर सुजैन सेंटा को अपने घर ले जाती है। मैं जानती हूँ अब आपकी उम्र हो गई है और आप बहुत बीमार है, पर बच्चों को खुश करने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। बाहर बहुत ठंड हो जाने की वजह से सेंटा को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। सुजैन इतनी गरीब थी कि उसके घर में चिमनी भी नहीं थी। सुजैन चूल्हे पर चाय बनाती है और वही आग सेंटा के पास ले जाकर रख देती है ताकि उसे ठंड ना लगे। ये सब देखकर सेंटा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि सुजैन उसकी कितनी ज्यादा सेवा कर रही है। अगले दिन सेंटा लोगों को जादू दिखाने नहीं जा पाता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी वो सुजैन को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटी सुजैन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज मेरी ये जादुई टोपी ले जाकर लोगों को जादुई करतब दिखाओ और बच्चों को खुश करो। बच्चों को खुश करना मेरा काम है, पर मेरी तबीयत खराब है, तुम मेरा ये काम कर दो। ठीक है सेंटा, मैं जादू दिखाने जरूर जाऊंगी। आप आराम करिए, मैं आपके लिए खाना बना के रख देती हूँ। आप खाना खा लेना, आप चिंता ना करें। ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, लेकिन सुजैन तुम इस बात का ध्यान रखना, ये एक जादुई टोपी है, ये कहीं खो ना जाए। ठीक है सेंटा। सुजैन सेंटा से वो टोपी लेकर गांव में लोगों को जादुई करतब और जादू दिखाने के लिए गांव में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो बच्चों को जादुई खेल दिखाती है। खेल दिखाने के बाद सुजैन घर वापस आ जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। सेंटा की तबीयत में सुधार नहीं आ पा रहा था। सुजैन सेंटा की बहुत सेवा करती है, लेकिन फिर भी सेंटा पूरे दिन खांसता रहता है। सुजैन अपने घर के काम खत्म करके गांव में बच्चों को जादुई करतब दिखाने जाती है और बच्चों का मनोरंजन करती है। एक दिन जादुई करतब दिखाने के बाद सुजैन को बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए जंगल के किनारे एक रास्ते में बैठ जाती है और वहीं अपनी जादुई टोपी रख देती है। सुजैन खाना खाने में व्यस्त होती है। इतनी देर में एक चिड़िया आती है और वो जादुई टोपी उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। चिड़िया को टोपी अपने साथ ले जाता हुआ सुजैन देख लेती है और वो चिड़िया के पीछे पीछे जंगल के अंदर घुस जाती है। सुजैन भागते भागते जंगल के इतना अंदर तक पहुंच जाती है कि उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं पता होता।
वो चिड़िया जब उड़ते उड़ते थक जाती है तो एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जादुई टोपी को पेड़ पर रख देती है। टोपी बड़ी थी तो वो पेड़ की टहनी से बंदर के ऊपर गिरती है। जैसे ही टोपी बंदर के ऊपर गिरती है, बंदर एक खरगोश के रूप में बदल जाता है। ये क्या हुआ? मेरी पूंछ कहाँ गई? और ये मेरे हाथ पैर? मैं तो एक खरगोश बन गया हूँ, ये कैसे हुआ? चिड़िया ये सब हादसा होता हुआ पेड़ की टहनी पर बैठकर देख रही होती है। चिड़िया को समझ आ जाता है कि ये टोपी एक जादुई टोपी है, जिसकी वजह से वो खरगोश के रूप में बदल गया है। चिड़िया बंदर के पास जाती है और बंदर से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बंदर, ये टोपी तो मैंने पेड़ की टहनी पर रखी थी, पर इसका वजन एक तरफ ज्यादा होने से ये नीचे गिर गई और तुम इसके नीचे आ गए और तुम्हारा रूप बदल गया। मुझे लगता है ये एक जादुई टोपी है। एक लड़की जंगल के बाहर खाना खा रही थी, ये टोपी मैं वहीं से ले ली। मुझे लगता है वो लड़की जादूगरनी थी। उस लड़की को ढूंढने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, उसे तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने असली रूप में वापस कैसे आऊँगा? खरगोश और चिड़िया दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सुजैन पहुँच जाती है। खरगोश और चिड़िया को बातें करते हुए सुनकर सुजैन को बहुत हंसी आती है और वो बंदर की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। ये जादुई टोपी मेरी है, ये टोपी तो मुझे दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर देती हूँ। चिड़िया वो जादुई टोपी उस लड़की को दे देती है। सुजैन टोपी से मंत्र बोलकर खरगोश को वापस बंदर बना देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन, तुमने मेरी मदद की। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाता। मुझे भी माफ कर दो, तुम्हारी ये टोपी मुझे नहीं पता थी कि जादुई टोपी है। मैं तो इस टोपी को घोंसला बनाने के लिए ले आई थी। कोई बात नहीं, तुम्हें एक घोंसले की जरूरत है, मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। सुजैन जादुई टोपी से एक घोंसला बनाकर निकालती है और वो चिड़िया को दे देती है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे जरूर याद करना। मैं तुम्हारे पीछे भागते भागते जंगल के इतना अंदर आ गई हूँ कि मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। क्या तुम मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकती हो? चिड़िया सुजैन को जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बताती है। पीछे पीछे बंदर भी आता है। सुजैन, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ बच्चों को करतब दिखा सकते हो क्या? तुम मेरी मदद करोगे इसमें? चिड़िया और बंदर दोनों ही सुजैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव में बच्चों को करतब दिखाते हैं। ये सब सुनकर सेंटा को बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जादुई टोपी का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो शायद इसका गलत इस्तेमाल करता, पर तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो, इसलिए ये टोपी मैं हमेशा के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। अब मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। तुम्हें जब भी इस टोपी से कुछ चाहिए तो तुम बेझिझक इससे ले सकती हो। इतना कहकर सेंटा वापस चांद पर चला जाता है और सुजैन जादुई टोपी से अपने रहने के लिए एक छोटा सा अच्छा सा घर मांग लेती है। उसमें चिड़िया और बंदर के साथ अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताती है। आने वाले हर क्रिसमस के त्योहार पर सुजैन सेंटा के साथ बच्चों को खुश करती थी और इसमें चिड़िया और बंदर भी उनका साथ देते थे। मजदूर का कोरोना। हरिया अपने गांव से दूर शहर में मजदूरी करता है। छोटे से गांव में उसकी बीवी लक्ष्मी अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहती है। हरिया फैक्ट्री में काम करता है और वहीं से उसको जो कुछ भी मजदूरी मिलती है वो गांव भेजता है, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता है। फिर एक दिन अचानक मुन्नी की तबीयत खराब होने की वजह से हरिया अपनी बीवी और बच्चों को लेकर शहर आ जाता है। शहर आकर उसे पता चलता है मुन्नी के पेट में पथरी है, जिसके इलाज में 10,000 रुपए लगेंगे। तुम चिंता मत करो मुन्नी की माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं मुन्नी के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और जल्दी ही मुन्नी का इलाज करवा लूंगा। मुझे आप पर भरोसा है जी, लेकिन इस बेगाने शहर में मुझे अजीब सी घबराहट होती है। यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखता, जाने कैसे लोग हैं यहाँ के। हरिया जान लगाकर मेहनत करता है और मुन्नी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने लगता है। अभी हरिया के पास 8,000 रुपए हो गए थे। यह लो मुन्नी की माँ, 8,000 है। अभी मालिक ने कहा है
2,000 वह मुझे 5 तारीख को दे देंगे। हम 7 तारीख को अस्पताल जाकर मुन्नी का इलाज करवा लेंगे। ठीक है जी, भगवान हमारे बच्चे को जल्दी सही कर दे। अगली सुबह हरिया जब तैयार होकर घर से फैक्ट्री जाने के लिए बाहर निकलता है, तभी उसे पता चलता है शहर में तो किसी कोरोना वायरस बीमारी की वजह से लॉकडाउन लग गया है, जिसकी वजह से सब कुछ ही बंद हो गया है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं अपनी बच्ची का इलाज कैसे करवाऊंगा? लेकिन हरिया को लॉकडाउन में भी एक सब्जी मंडी में काम मिल जाता है। मजदूरी थोड़ी कम थी, लेकिन हरिया को ना खुद की फिक्र थी, ना ही कोरोना वायरस जैसी बीमारी की। उसे फिक्र थी तो बस अपने बच्चे की। हरिया लॉकडाउन में भी सब्जी मंडी में काम करने लगता है। रात में हरिया घर आते ही बिस्तर पर लेट जाता है। मुन्नी के पापा, आज आप बिना खाना खाए लेट गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मुन्नी की माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थकान लग रहा है। लक्ष्मी ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसे तेज बुखार भी था। लक्ष्मी उसके सर पर कपड़े की गीली पट्टी लगा देती है। हरिया सो जाता है। अगली सुबह जब लक्ष्मी ने उसे देखा, उसे अब भी तेज बुखार था। हरिया को सूखी खांसी भी हो रही थी। वो तेज तेज खांस रहा था। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन हरिया की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ने लगी। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। लक्ष्मी शहर में नई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे। हरिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। सब ठीक हो जाएगा मुन्नी के पापा, मैं हूँ ना पास में, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। लक्ष्मी किसी तरह अपने पति को संभालते हुए बाहर आई। लॉकडाउन के कारण सड़कें सुनसान थी, दुकानें बंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे अस्पताल कैसे ले जाएगी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक खाली ठेले पर गई। उसने किसी तरह अपने पति को उस ठेले पर लिटाया और उसे धकेलते हुए भाग भाग कर अस्पताल तक ले गई। हाफते हाफते वो अस्पताल तक पहुंची, लेकिन वहां तो पहले ही अफरा तफरी मचा हुआ था। कोई इधर रो रहा था तो कोई उधर, क्योंकि कोरोना ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। सभी परेशान थे। लक्ष्मी अस्पताल के अंदर जा ही रही थी, तभी गार्ड ने उसे रोक दिया। अरे रे, आप यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही हैं? देख नहीं रहे आप यहाँ पर पहले से ही कितने रोगी है, एक भी बेड खाली नहीं है। माफ करना बाबूजी, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। कृपा करके मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। डॉक्टर और बेड की काफी कमी है, तुम बाहर खड़ी रहो और अपनी बारी आने का इंतजार करो। उधर हरिया की हालत और भी खराब होती जा रही थी। जैसे पानी बिना मछली तड़पती है, हरिया भी वैसे ही तड़प रहा था। लक्ष्मी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने वार्ड बॉय के पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पति को अस्पताल में भर्ती कर लो, वरना वो मर जाएंगे। कृपया मेरी मदद करो। देखो बहन जी, अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। अस्पताल पूरे कोरोना की मरीजों से भरा पड़ा है। आपके पति को भी कोरोना ही हुआ है। आप जल्दी से इनके लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लीजिए, वरना आपके पति नहीं बच पाएंगे। मैंने ऐसे कई मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते मरते हुए देखा है। वार्ड बॉय की बातें सुनकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, अब तुम ही हमारी मदद करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप चाहो तो मेरी जान ले लो। मेरे पति की रक्षा करो भगवान। भैया, ये ऑक्सीजन मुझे कहाँ मिलेगा? पहले तो यही मिलता था, अब भगवान जाने कहाँ मिलता है। लक्ष्मी पागलों की तरह ऑक्सीजन के लिए यहाँ वहाँ भटकती रही। काफी देर भटकने के बाद एक व्यक्ति ने लक्ष्मी को बताया कि ऑक्सीजन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसे 30,000 रुपए देने होंगे। लक्ष्मी के पास इतने पैसे कहाँ से आते? वो रोते हुए बोली, हे दुर्गा माँ, अब आप ही मेरे पति की रक्षा करो। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरे पति को ठीक कर दो। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत करो माँ, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। रक्षा करो माँ।
वो दुर्गा माँ से प्रार्थना कर ही रही थी कि एक आदमी उधर से दौड़ता हुआ आया और कहा, बहन जी, आपके पति के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही, वह एकदम शांत पड़ा हुआ है, आप जल्दी चलिए। ये सुनकर लक्ष्मी रोते हुए हरिया के पास आई। सच में हरिया का शरीर शांत पड़ा था, अब उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। बहन जी, लगता है आपके पति अब नहीं रहे। लक्ष्मी ये शब्द सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। मुन्नी के पापा उठिए ना, मुन्नी का ऑपरेशन अब कौन कराएगा? मेरा और मुन्नी का कौन ख्याल रखेगा? आप ऐसे नहीं जा सकते, उठिए ना मुन्नी के पापा, आपको उठना होगा, उठिए ना। फिर लक्ष्मी बहुत रोने लगती है। अचानक हरिया के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। लक्ष्मी को समझ पाती तभी एक औरत वहां पर रोते हुए आई और लक्ष्मी से बोली, मैंने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, उसे भी ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने किसी तरह सिलेंडर का इंतजाम किया, लेकिन जब तक ये सिलेंडर लेकर आई वो नहीं रहे। अब ये सिलेंडर मेरे किस काम का? तुम ये सिलेंडर ले लो, शायद तुम्हारे पति का इससे जान बच जाए। तभी वहाँ सीनियर डॉक्टर भी आ गए। उन्हें हरिया की स्थिति के बारे में पता चला तो उसका इलाज तुरंत शुरू किया। 24 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। 10 दिन के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ होकर घर आ गया। एक गरीब मजदूर की पत्नी ने ऐसा लड़ाई लड़ी जो किसी इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि एक वायरस के खिलाफ थी, लेकिन पत्नी की तपस्या के आगे शायद वो वायरस हार गया। लेकिन हर एक इंसान हरिया की तरह भाग्यशाली नहीं होता, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, घर में रहे, मास्क पहने और बार बार हाथों को धोते रहे। हम एक दिन जरूर जीतेंगे और ये कोरोना वायरस हारेगा। धन्यवाद।